हमने कोष, उपकोष और कक्षक और उसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या के बारे में बहुत अच्छे से पढ़ लिया है। अब मैं आपको अब तक की जितनी भी जानकारी है उनको प्रत्येक तत्व या एलिमेंट के अनुसार बता रहा हूं, ताकि पुरानी चीजें भी रिवाइज हो सके और आपको प्रत्येक तत्व के बारे में जानकारी भी मिल सके। तो आइए शुरू करते हैं। देखो, 1 से लेकर 20 तक तत्व तो आपको याद होने ही चाहिए। ज्यादा याद हो जाए अच्छी बात है, लेकिन सामान्य विज्ञान या जनरल साइंस के लिए 1 से लेकर 20 तक तत्व तो आपको याद होने ही चाहिए। तो पहला जो तत्व है वो आप जानते हैं, हाइड्रोजन। ध्यान से देखिए, पहला जो तत्व है वो क्या है? हाइड्रोजन। सबसे पहले आपको किसी तत्व के प्रतीक के बारे में सोचना है, सिंबल के बारे में सोचना है, प्रतीक। और हाइड्रोजन को H से रिप्रेजेंट किया जाता है। अगर किसी तत्व को केवल एक लेटर से रिप्रेजेंट किया जाए तो वो कैपिटल में होगा, और दो से किया जाए तो पहला लेटर कैपिटल और दूसरा स्मॉल में होगा। यहाँ पर हाइड्रोजन को H से, इसलिए कैपिटल में। नीचे की तरफ यहाँ पर परमाणु क्रमांक और यहाँ पर परमाणु द्रव्यमान होगा। तो हाइड्रोजन का प्रतीक जो है वो 1H1 है। मतलब परमाणु क्रमांक भी एक और परमाणु द्रव्यमान भी एक। देखिए, इसका मतलब हाइड्रोजन का जो परमाणु क्रमांक है वो 1 AMU होता है, और 1 AMU की वैल्यू आप जानते हैं 1.67 10⁻⁻27 kg। मैं आपको अभी क्लियर कर चुका हूं कि एक एक तत्व के बारे में भी बताऊंगा, और अब तक जितने कॉन्सेप्ट पढ़े हैं वो कैसे आपको दोबारा से रिवाइज हो वो भी साथ में बताऊंगा। देखिए, अब आपको एक फॉर्मूला पता है, A बराबर Z+N। ध्यान से देखिए, हाइड्रोजन के लिए A का मान कितना है? 1। Z का मान कितना है? 1। तो अगर न्यूट्रॉन के बारे में बात करें तो न्यूट्रॉन की संख्या कितनी आ जाएगी? 0। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एकमात्र ऐसा तत्व, ऐसा एलिमेंट जिसमें न्यूट्रॉन नहीं पाया जाता है वो कौन है? हाइड्रोजन। देखिए, तो सीधा मैं आंसर लिख देता हूं। एकमात्र तत्व जिसमें न्यूट्रॉन अनुपस्थित होता है। देखिए, एकमात्र तत्व जिसमें न्यूट्रॉन अनुपस्थित होगा वो कौन है? हाइड्रोजन। इसको क्लियरिटी से देख लीजिए। अब मैं आपको बताता हूं, हाइड्रोजन में जो कोष है उसमें कितने कितने इलेक्ट्रॉन हैं। तो हाइड्रोजन में केवल एक कोष होगा, जिसको क्या कह रहे हैं? के। और के लिए आपको पता है एन का मान कितना होता है? 1। और इस के में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, लेकिन हाइड्रोजन में तो एक ही है, इसलिए 1 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। देख लीजिए। अब अगर इसको चित्र द्वारा प्रदर्शित करें तो ये इसका नाभिक होगा, और इसके चारों तरफ ये पहला कोष होगा, और इस पहले कोष में एक इलेक्ट्रॉन होगा। देख लीजिए, ये नाभिक, ये पहला कोष के, और उसमें इलेक्ट्रॉन कितना होगा? 1। अगर आप इस वाली बात को ध्यान से समझें तो इसके नाभिक में न्यूट्रॉन है भी नहीं,
और एक चीज मैंने आपको बताई थी कि Z बराबर जितने प्रोटॉन उतने ही इलेक्ट्रॉन। Z का मान कितना है? 1, तो प्रोटॉन भी कितने होंगे? 1, और इलेक्ट्रॉन भी कितना होगा? 1। तो देखो, एक इलेक्ट्रॉन तो है, लेकिन इस हाइड्रोजन के नाभिक में न्यूट्रॉन है नहीं, तो फिर प्रोटॉन कितने होंगे? 1। इसका मतलब मैं यूं कह सकता हूं कि हाइड्रोजन का नाभिक वास्तव में उसमें क्या है? एक प्रोटॉन है। और एक प्रोटॉन का द्रव्यमान कितना होता है? जो मैंने पहले ही बता दिया। इसलिए कहीं बार आप पढ़ते हैं और कहीं पर H+ लिखा हुआ आ गया, इतना आपको पता होना चाहिए कि प्लस का मतलब इसने एक इलेक्ट्रॉन दे दिया है। मतलब एक हाइड्रोजन है, उसने एक इलेक्ट्रॉन दे दिया है, ये रहा हाइड्रोजन। अगर ये एक इलेक्ट्रॉन दे दें तो उसके पास क्या बचेगा? केवल नाभिक। और नाभिक में क्या है? केवल एक प्रोटॉन। इसलिए H+ को सीधा सीधा कई बार प्रोटॉन भी बोला जाता है। ये बहुत अच्छी और कॉन्सेप्चुअल बात है जो आपको ध्यान में रखनी है। पहले न्यूट्रॉन के बारे में जानकारी। पहले कोष में एक इलेक्ट्रॉन, अधिकतम 2 होते हैं, लेकिन हाइड्रोजन के पास एक ही है, तो इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास कोष के आधार पर K में एक इलेक्ट्रॉन। इसका चित्र बना दिया। जितना परमाणु क्रमांक होता है उतना ही प्रोटॉन और उतना ही इलेक्ट्रॉन। और हाइड्रोजन के नाभिक में बात करें, जब न्यूट्रॉन नहीं है तो केवल एक प्रोटॉन होगा, और एक प्रोटॉन का द्रव्यमान कितना होता है? 1.67 10⁻27 kg। और यही द्रव्यमान देख लीजिए हाइड्रोजन का है। मतलब हाइड्रोजन का द्रव्यमान बराबर प्रोटॉन का द्रव्यमान बराबर न्यूट्रॉन का द्रव्यमान। लेकिन हाइड्रोजन में न्यूट्रॉन नहीं है, इसलिए अपन, लेकिन न्यूट्रॉन का द्रव्यमान होता तो इतना ही है। तो ये बातें आपको बहुत अच्छे से याद रखनी है। देख लीजिए। और H+ को क्या कहा जाएगा? प्रोटॉन। आगे देखिए, इसी हाइड्रोजन के बारे में बात करते हैं। तो अभी हमने क्या देखा कि हाइड्रोजन के पास एक कोष है, उसमें एक इलेक्ट्रॉन है। यही बात अगर इलेक्ट्रॉन विन्यास उपकोष के आधार पर होता तो पहला कोष है, और पहले कोष में याद करो क्या होता था? एक उपकोष होता था S, और उसमें इलेक्ट्रॉन कितना है? एक। तो हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास उपकोष के आधार पर 1s1। पहले कोष के S उपकोष में एक इलेक्ट्रॉन है। क्लियर है बात? ध्यान से समझ लीजिए। कोष के आधार पर भी क्लियर है और उपकोष के आधार पर भी क्लियर है। अब एक और चीज है जिसे कहा जाता है संयोजकता, वैलेंसी। कई बार ऑक्सीकरण संख्या भी बोलते हैं, ऑक्सीडेशन नंबर। एनसीईआरटी की बुक्स में आप 9th और 10th तक देखेंगे तो संयोजकता ही है। आगे अगर आप बात करेंगे तो ऑक्सीडेशन नंबर। तो नाम से कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, इनका यूज कैसे होगा उसको बहुत अच्छे से समझना है। देखिए, तो वैलेंसी की डेफिनेशन पर मैं अभी नहीं जाता हूं। होता क्या है कि आपके पास जो भी तत्व है, उस तत्व का जो भी परमाणु है, याद रखिए समान परमाणु मिलकर तत्व बनाते हैं। उसका एक टेंडेंसी होती है, उसके अंदर एक गुण होता है कि वो अपना कोष पूरा करना चाहता है। ध्यान से देखना। अब देखिए, अभी हमने देखा था
कि हाइड्रोजन के पास एक नाभिक है और उसके चारों तरफ पहला कोष है के और उसमें एक इलेक्ट्रॉन है। अब इस तत्व के पास दो ऑप्शन है। पहला ऑप्शन, अगर ये अपना कोष पूरा करना चाहे तो याद कीजिए पहले कोष में कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए? दो। इसके पास कितना है? एक। अगर ये कहीं से एक इलेक्ट्रॉन ले लें तो ये कोष पूरा हो जाएगा, और जिसका भी कोष पूरा हो जाता है वो स्थायी हो जाता है, फिर उसको किसी से कोई लेना देना नहीं है, वो निष्क्रिय या अक्रिय हो जाता है। तो इसकी भी चाहत तो यही है, हर व्यक्ति की यही है कि वो बहुत अच्छे से पैसा कमाए और स्टेबल हो जाए। यही तो है। ऐसा ही ये इलेक्ट्रॉन ले या दे लेकिन स्टेबल हो जाए। तो इसके पास एक ऑप्शन है कि इलेक्ट्रॉन लें। इलेक्ट्रॉन लेते ही पहला कोष पूरा हो जाएगा, इसलिए इसकी संयोजकता अगर लेना है तो -1। लेकिन एक ऑप्शन ये भी है कि ये जो एक इलेक्ट्रॉन है इसको भी दे दे, लफड़ाई खत्म। तो फिर क्या हुआ? संयोजकता क्या हो सकती है? +1। तो हाइड्रोजन की जो संयोजकता है वो +1 भी हो सकती है और -1 भी हो सकती है। हाइड्रोजन किसी तत्व के पीछे आए उसको कहते हैं हाइड्राइड्स, और हाइड्राइड्स में हाइड्रोजन की संयोजकता -1 और बाकी सामान्यतः क्या होती है? +1। तो हाइड्रोजन की संयोजकता क्या है? +1 या -1। क्यों है? किसी भी परमाणु की ये टेंडेंसी रहती है कि वो अपना कोष पूरा करना चाहता है ताकि वो स्थायी हो सके, स्टेबल हो सके। देख लीजिए। क्लियर है बात? आगे चलते हैं। अगर इस हाइड्रोजन से जुड़े हुए कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स अगर अपन देखें तो पहला तो हाइड्रोजन का ये जो प्रतीक है, इसी हाइड्रोजन से मिलकर जब ऑक्सीजन मिल जाती है तो जल बनाती। लेकिन इसका दूसरा समस्थानिक है ड्यूटीरियम, और इस ड्यूटीरियम के साथ ऑक्सीजन मिल जाती है तो D2O बनाती है, और जिसको क्या कहते हैं? भारी जल कहते हैं। और अगर बात करें इनके अणुभार की, तो एक हाइड्रोजन का अणुभार कितना होता है? 1। तो 2 का कितना हो गया? 2। ऑक्सीजन का कितना होता है? 16। इसलिए सामान्य जल का 18U या 18 AMU। लेकिन भारी जल में हाइड्रोजन का कितना है? या ड्यूटीरियम का 2, तो कितना हो गया? 4। और ऑक्सीजन का 16, तो कितना हो गया? 20 AMU। तो दोनों के अणुभार में कितना डिफरेंस है वो भी, और दोनों अलग अलग समस्थानिकों से याद रखना है। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, और D2O तो प्रत्येक एग्जाम में पूछी हुई बात है। देख लीजिए। हाइड्रोजन के बाद अब हम बात करते हैं हीलियम की। तो परमाणु क्रमांक 2, और इस दूसरे नंबर के परमाणु का नाम है हीलियम, और ये है अक्रिय गैस या निष्क्रिय गैस। हीलियम क्या है? इनर्ट गैस है। इनर्ट गैस, अक्रिय गैस, या इसी को कहेंगे नोबल गैस। देख लीजिए। इसके बारे में जानकारी वही प्रतीक क्या होगा इसका? परमाणु क्रमांक 2 और द्रव्यमान 4। देख लीजिए। इसके बाद वही आप जानते हैं फॉर्मूला, A बराबर Z+N। A कितना है? 4। Z कितना है? 2। तो न्यूट्रॉन की संख्या कितनी आ जाएगी? 2। इसका मतलब हीलियम के अंदर
प्रोटॉन कितने होंगे? 2। इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 2। और न्यूट्रॉन भी कितने होंगे? 2। सब आपको इसके अंदर 2 2 मिले। हीलियम अक्रिय गैस है, इनर्ट गैस। देखिए, अब जब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखते हैं कि कोष में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, तो देखिए इसके अंदर पहला कोष होगा जिसको के कहते हैं, n बराबर 1। और पहले कोष में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? अधिकतम 2 ही आ सकते हैं, तो 2 ही है। और अभी मैं आपको कह रहा था कि किसी भी तत्व के परमाणु का अगर शेल या कोष पूरा भरा हुआ है तो वो स्थायी है। इसके अंदर एक ही कोष है, तो आपसे पूछा जा सकता है कि ऐसा तत्व जिसके अंदर एक ही कोष है और वह भी पूरा भरा है, और पूरा भरा हुआ है, तो पहले कोष में अधिकतम इलेक्ट्रॉन 2 आ सकते हैं, तो इसके पास 2 है। इस वजह से ये स्थायी है, ये अक्रिय है। अब क्या इसको इलेक्ट्रॉन लेने और देने की जरूरत है? बिल्कुल नहीं। इसलिए ऐसे स्थायी तत्वों की जो वैलेंसी है, जो संयोजकता है, उसको क्या बोला जाएगा? 0। तो हीलियम के बारे में जो जानकारी मैंने आपको बताई उसको बहुत अच्छे से समझिए। प्रतीक याद रखना है, परमाणु क्रमांक, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, कोष के आधार पर संयोजकता, और पहले कोष में 2 इलेक्ट्रॉन है तो पूरा भरा है, स्थायी है, अक्रिय है, ना इलेक्ट्रॉन लेगा और ना ही इलेक्ट्रॉन देगा। देख लीजिए। आगे चलते हैं। अब हुआ क्या है, इसी हीलियम के बारे में पढ़ रहे हैं। परमाणु क्रमांक कितना है? 2। और द्रव्यमान कितना है? 4। अगर इसके चित्र की बात करें, परमाणु संरचना की, तो ये नाभिक है, और इस नाभिक के चारों ओर पहला कोष है, और पहले कोष में 2 इलेक्ट्रॉन। ये हीलियम के बारे में हो। और पूरा भरा हुआ है, स्थायी है, इसलिए संयोजकता 0 है। अब आपसे कोई ये पूछे कि हीलियम का नाभिक इस हीलियम के नाभिक को कहा जाता है अल्फा कण। पहले तो ये बात बहुत अच्छे से ध्यान में रखें, अल्फा कण किसे कहते हैं? हीलियम के नाभिक को अल्फा कण कहते हैं। ठीक है। अभी हीलियम पूरा परमाणु ये है, और इसमें मैं आपको बता चुका हूं कि इलेक्ट्रॉन 2 है, प्रोटॉन 2 है, और न्यूट्रॉन 2 है। अब जब केवल नाभिक है तो इलेक्ट्रॉन तो बाहर चले गए, केवल प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, तो यहां बना देता हूं। तो हीलियम का नाभिक ये रहा, और इस हीलियम के नाभिक को ही क्या कहा जाता है? अल्फा कण। अब कोई आपसे ये पूछे कि इस अल्फा कण पर आवेश कैसा होगा, तो ये बात तो समझदारी वाली हो गई कि अल्फा कण है कौन? हीलियम का नाभिक। और नाभिक कैसा होता है? धनावेश। इसलिए अल्फा कण पर जो आवेश होगा वो भी कैसा होगा? धनावेश। मैं आपको यही बताना चाह रहा हूं। कोई भी चीज रटने की जरूरत नहीं है, और सारी की सारी आपस में कनेक्टिविटी रखती है। बस आप समझदारी के साथ चीजों को देखिए। दूसरा देखिए, दूसरा क्वेश्चन मान लो आपसे ये पूछ लिया कि अल्फा कण का आवेश कितना है? धनावेश तो है, लेकिन कितना?
अब यहां देखिए, अब ये हीलियम का नाभिक है, इसमें प्रोटॉन कितने होंगे? 2, और न्यूट्रॉन कितने होंगे? 2। तो नाभिक के अंदर 2 प्रोटॉन है और 2 न्यूट्रॉन है। न्यूट्रॉन पर तो कोई आवेश होता नहीं है, इसका मतलब इसका जो आवेश है वो किसके बराबर होगा? 2 प्रोटॉन के आवेश के बराबर। 2 प्रोटॉन के आवेश के बराबर। और एक प्रोटॉन का आवेश कितना होता था? प्लस में 1.6 इंटू 10⁻19 कूलाम, और ये कितने से गुणा कर दो? 2 से। अल्फा कण का आवेश 2 प्रोटॉन के आवेश के बराबर होगा। ये हमें केवल इस लाइन से पता लगा है। और ये अल्फा कण में यहीं क्यों पढ़ा रहा हूं? क्योंकि ये हीलियम का नाभिक है। ऐसे ही जुड़ा हुआ एक और क्वेश्चन अगर आपसे पूछे कि अल्फा कण का द्रव्यमान कितना है, तो साफ साफ है 2 प्रोटॉन का द्रव्यमान मास ऑफ प्रोटॉन और 2 मास ऑफ न्यूट्रॉन। और याद करो, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का द्रव्यमान बराबर ही होता है, तो ऐसे भी लिख सकते हैं कि 4 प्रोटॉन के द्रव्यमान के बराबर या 4 न्यूट्रॉन के द्रव्यमान के बराबर। अब इसका मतलब ये नहीं है कि उसके अंदर 4 प्रोटॉन है, उसके अंदर 2 प्रोटॉन है 2 न्यूट्रॉन है। लेकिन आप जानते हैं प्रोटॉन, यहां लिख देता हूं इधर, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों का द्रव्यमान 1 mu के बराबर होता है। तो यह भी कहा जा सकता है कि अल्फा कण का द्रव्यमान 4 AMU के बराबर होगा। और यही द्रव्यमान हीलियम का भी है, क्योंकि जो भी परमाणु का द्रव्यमान होता है वो उसके नाभिक का द्रव्यमान ही होता है। इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान को नगण्य माना जाता है। तो ये अल्फा कण के बारे में जानकारी देखिए। ये मैंने आपको रटने के लिए नहीं कहा है, बस इतना याद रखना है कि परमाणु क्रमांक 2 हीलियम है और उसका नाभिक अल्फा कण है। तो सिंपल सी बात है, उस पर धनावेश है, आवेश 2 प्रोटॉन के बराबर है, द्रव्यमान 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन के बराबर, या 4 प्रोटॉन या 4 न्यूट्रॉन कह सकते हैं, क्योंकि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का द्रव्यमान समान ही होता है। देख लीजिए अच्छे से। अब है नेक्स्ट, और नेक्स्ट तीसरे नंबर पर लिथियम। अगर इसके प्रतीक की बात करें Li, Z परमाणु क्रमांक, A द्रव्यमान, तो परमाणु क्रमांक 3 और द्रव्यमान कितना है? 7। वही अपना फॉर्मूला, A बराबर Z प्लस N। A कितना है? 7, Z कितना है? 3, इसलिए न्यूट्रॉन की संख्या कितनी हो गई? 4। लिथियम के अंदर न्यूट्रॉन की संख्या कितनी होती है? 4। और बाकी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की बात करेंगे, इलेक्ट्रॉन कितना होगा? 3, प्रोटॉन कितना होगा? 3, और न्यूट्रॉन कितना होगा? 4। ये कैलकुलेट कर रहे हैं, हर चीज को रट्टा मारने की कोशिश नहीं करनी है। अब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखते हैं कोष के आधार पर। तो हुआ क्या? पहला कोष, उसमें 2 इलेक्ट्रॉन, अब इसके पास इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 3, तो दूसरे कोष में भी जाना पड़ेगा 1। ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ऐसा तत्व जिसके दूसरे कोष में पहले कोष के आधे इलेक्ट्रॉन हैं, तो पहले कोष में कितने हैं? 2, तो इसका आधा कितना हो गया? 1, तो टोटल कितने हो गए? 3, और 3 इलेक्ट्रॉन है, मतलब तीसरे नंबर का परमाणु है, जिसको क्या कह सकते हैं? लिथियम। अब
ये नाभिक है और इसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे हैं। देखिए, तो पहला कोष हो गया K जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन और दूसरे कोष में 1 इलेक्ट्रॉन। ये लिथियम के बारे में हो। नेक्स्ट जो है, अगर परमाणु क्रमांक 4 इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास उपकोष के आधार पर निकाला जाता है। तो देखो, पहले कोष में S उपकोष होता है, उसमें 2 इलेक्ट्रॉन और दूसरे कोष के S उपकोष में 1 इलेक्ट्रॉन। देख ली, तो ये क्या हो गया, अब सिंपल के आधार पर इलेक्ट्रॉनिक A बराबर Z प्लस। फिर अगर इसकी संयोजकता की बात करें, 8 4, तो दूसरे कोष में अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 8 4। तो या तो इसको 7 और इलेक्ट्रॉन चाहिए लेने के लिए, इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, या 4, एक इलेक्ट्रॉन देते ही स्थायी हो गए 4, इसलिए इसकी संयोजकता कितनी हो जाती है, 4 +1। अगर इसका ये किसके बारे में जानकारी है, लिथियम के बारे में निकालें। और ध्यान रखें, लिथियम कोष में 2 इलेक्ट्रॉन, सोडियम और L कोष में 2 इलेक्ट्रॉन। ये तीनों ऐसी धातुएं हैं, ऐसा तत्व जिनको चाकू से आसानी से काटा जा सकता है। समान संख्या में इलेक्ट्रॉन ऐसी धातु है, 2 और 2 4, और चौथे नंबर पे कौन आ जाएगा, बेरिलियम। चाकू से आसानी से काटा जा सकता है। यही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अगर किसके लिए निकाला जाए, उपकोष के लिए, तो पहले कोष में ये S उपकोष में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे कोष के S उपकोष में 2 इलेक्ट्रॉन, 1s2 2s2। और अगर बात करें संयोजकता की, तो दूसरे कोष को भरने के लिए कुल 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए। अब इसके पास 2 ही है, तो 6 इलेक्ट्रॉन लेने से बढ़िया है इन 2 को दे दें, इसलिए संयोजकता कितनी हो गई, +2। देख लीजिए, प्रत्येक तत्व के बारे में ये जानकारियां आपको निकालना आनी चाहिए, रट्टा मारने की जरूरत नहीं है। समझ के, अगर कोई आपसे पूछे बेरिलियम में इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 4, प्रोटॉन कितने हैं, 4, न्यूट्रॉन कितने हैं, 4, और इसका परमाणु द्रव्यमान कितना है, 8। कोष के आधार पर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, उपकोष के आधार पर, और संयोजकता। नेक्स्ट जो है, परमाणु क्रमांक नंबर 5, और 5वें पर है बोरॉन। बोरॉन का प्रतीक है 5 और 10, कैपिटल B। फिर वही A बराबर Z प्लस N, ये 10, ये 5, और न्यूट्रॉन की संख्या कितनी आ गई, 5। और बोरॉन के अंदर इलेक्ट्रॉन कितने, 5, प्रोटॉन कितने, 5, और न्यूट्रॉन कितने, 5। इसके अंदर भी अगर कोष के आधार पर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालेंगे, तो पहले में 2 और दूसरे में 3, क्योंकि टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 5। अगर उपकोष के आधार पर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा, तो पहले कोष के S उपकोष में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे कोष के S उपकोष में 2 इलेक्ट्रॉन। अब जो एक बच गया, तो याद करो, दूसरे कोष में जो नेक्स्ट उपकोष है वो P, और P में कितना आ जाएगा, 1, 1s2 2s2 2p1। और याद रखो, P में कब तक आता रहेगा, P में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, 6 इलेक्ट्रॉन। अभी कितना आया है, 1। और बात करें इसकी संयोजकता की, तो बोरॉन 3 इलेक्ट्रॉन दे सकता है, इसलिए +3। देख लीजिए, नेक्स्ट जो है वो है 6 नंबर पर कार्बन। प्रतीक, अब आप इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन ये सब निकालना सीख चुके हैं।
इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कोष के आधार पर, के और एल, के में 2 और इसमें 4, यहां से भी क्वेश्चन आता है। ऐसा तत्व जिसके दूसरे कोष में पहले कोष के 2 गुने इलेक्ट्रॉन हो, या उल्टा ऐसा तत्व जिसके पहले कोष में दूसरे कोष के आधे इलेक्ट्रॉन हो। टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 6, और परमाणु क्रमांक 6 वाला कौन है? कार्बन। अगर यही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास उपकोष के आधार पर निकाला जाए, पहले कोष के एस उपकोष में 2, दूसरे कोष के एस उपकोष में 2 और दूसरे कोष के पी उपकोष में कितने? 2 इलेक्ट्रॉन, 1s2 2s2 2p2। इस एल कोष में 8 इलेक्ट्रॉन अधिकतम आ सकते हैं। अब इसके पास 4 है, तो या तो ये 4 इलेक्ट्रॉन ले लें या 4 इलेक्ट्रॉन दे दें, तो ये स्थायी हो सकता है। तो इसकी संयोजकता +4 या -4। अधिकतम इसकी क्या होती है? +4 ही होती है। एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन कार्बन से ये आता है कि कार्बन प्रकृति में बहुत कम पाया जाता है। कार्बन प्रकृति में बहुत कम मात्रा में पाया जाता है, लेकिन इसके यौगिक, कार्बनिक यौगिक, लेकिन इसके यौगिक बहुतायत में पाए जाते हैं। ये बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है, इसको ध्यान से समझे। इसका क्या कारण है? इसके 2 कारण हैं। एक तो है आंसर है, और इसके एक कारण में है कार्बन की 4 संयोजकता। ये अपने चारों तरफ 4 अलग अलग परमाणुओं से जुड़ सकता है। और दूसरा कैटेनेशन, और इस कैटेनेशन को हिंदी में कहते हैं श्रृंखलन। एक कार्बन दूसरे कार्बन के साथ मिलकर चेन बनाने की, श्रृंखला बनाने की क्षमता रखता है, और इसकी संयोजकता 4 है। इन दोनों गुणों के कारण ही कार्बन प्रकृति में खुद बहुत कम पाया जाता है, लेकिन इसके यौगिक बहुत ज्यादा पाए जाते हैं। देख लीजिए, कार्बन के बाद नेक्स्ट जो है 7 नंबर पर है नाइट्रोजन। इसका प्रतीक है, उपकोष के आधार पर इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 2s2 2p3, और इसकी संयोजकता या तो +5 और या -3। इस नाइट्रोजन के बारे में एक याद रखनी है कि इसे चिप्स की थैलियों में भरा जाता है, क्योंकि ये कम क्रियाशील गैस है। नेक्स्ट है ऑक्सीजन। उसके बाद है फ्लोरीन, और उसके बाद है 10वें नंबर पर नियोन। इसका प्रतीक 8 और 16, इसका प्रतीक 9 और 18, और नियोन का 10 और 20। अब वही चीजें बार बार रिपीट करने का कोई मतलब नहीं है। ऑक्सीजन के लिए 2 और 6, यहां पर 1s2 2s2 और 2p4। अब इसकी संयोजकता कितनी होगी? -2, क्योंकि आखिरी में 6 इलेक्ट्रॉन आ गए और टोटल कितने चाहिए? 8। तो अब 6 त्यागने के बजाय 2 ले लें तो आसानी से काम या स्थायी हो जाएगा। तो 2 लेने पर यह स्थायी हो जाएगा, इसलिए
-2, ये 2 और 7, यहाँ पर 1s2, 2s2 और 2p5। फ्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन लेने पर स्थायी हो जाएगा और नियोन पहले में 2, दूसरे में 8। जब ये स्थायी है, दोनों इसके कोष पूरे भरे हुए हैं, तो इसकी संयोजकता कितनी हो जाएगी? 0। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। ऐसा तत्व जिसमें 2 कोष है, 2 सेल है और दोनों पूरे भरे हुए हैं, उसका नाम क्या है? नियोन। फ्लोरीन का कितना है? -1, ऑक्सीजन का -2, नाइट्रोजन का आपके सामने ही है। चिप्स की थैलियों में कौन सी गैस भरी जाती है? नाइट्रोजन गैस। 1 से लेकर 10 तक तत्वों के बारे में मैंने आपको जानकारी बताई है, 20 तक आपको आनी चाहिए। देख लीजिए। अभी हमने बात की है 1 से लेकर परमाणु क्रमांक 10 तक। अब इसमें किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं? पहला आपसे ये पूछा जाए कि परमाणु क्रमांक 1 से लेकर 10 तक में कितनी धातुएं हैं? तो 2 धातुएं हैं। कौन कौन सी? लिथियम और बेरिलियम। दूसरा, परमाणु क्रमांक 1 से लेकर 10 तक कितनी अक्रिय गैसें हैं? तो इसमें भी 2 जवाब आएगा, एक है हीलियम और दूसरा है नियोन। परमाणु क्रमांक 1 से लेकर 10 तक अब जो बचे हैं वो क्या है? अधातु, नॉन मेटल। और अधातु कितने हैं जो बचे हैं? हाइड्रोजन, उसके बाद है बेरिलियम धातु में आ गया है, हाइड्रोजन, बोरोन, कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और फ्लोरीन, ये अधातु हैं। तो परमाणु क्रमांक 1 से लेकर 10 तक परमाणु की स्ट्रक्चर, उसके कोष के आधार पर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, उपकोष के आधार पर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास और उनकी संयोजकता मैंने आपको बता दी है। आपको कोष के आधार पर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, उपकोष के आधार पर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास या संयोजकता के बारे में और जानकारी भी चाहिए डिटेल में, तो अवनी पब्लिकेशन पर जो सामान्य विज्ञान की बुक है मेरी, उसको भी आप ले सकते हैं, ताकि आपको नोट्स बनाने में और चीजों के जो क्वेश्चन प्रैक्टिस है वो आसानी से हो जाएगी। ये वीडियो और साथ में अगर आप वो बुक रखते हैं तो बहुत आसानी से आपके ये टॉपिक समझ में भी आएगा और एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन भी आप सॉल्व कर सकते हैं। तो 1 से लेकर 10 तक परमाणुओं की जानकारी आप अच्छे से पढ़िए, इनके नोट्स बनाइए और क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए मैं एक बार फिर कह रहा हूं, मेरी बुक है अवनी पब्लिकेशन पर सामान्य विज्ञान की, जिसमें एमसीक्यूज भी है और व्याख्या भी है साथ में। और साथ में ये जो डिटेल्स हैं, जैसे 1 से लेकर 20 तक तत्वों के बारे में संपूर्ण जानकारी आपको वहां पर मिल जाएगी।